अच्छा स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक है और कुछ फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, और साथ में एक टॉपिक हमारे पास आइसोमेरिज्म का है। फंक्शनल ग्रुप से फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी कंपाउंड में ऐड होने के बाद उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को ऑल्टर कर दे, चेंज कर दे, उस ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल किसी कंपाउंड के अंदर मैंने OH ग्रुप लगा दिया, OH ग्रुप। इस ग्रुप लगाने की वजह से उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो ये OH ग्रुप क्या कहलाएगा? ये OH ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। डेफिनेशन आपसे क्या कह रहे हैं? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स या तो एक सिंगल एटम है या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम्स है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे Cl लगा रहा हूँ, अब Cl तो एक ही एटम है, तो आप इसे एटम कहेंगे, एन एटम वाली एग्जांपल है। और फॉर एग्जांपल मैं OH लगा रहा हूँ, OH के अंदर दो एटम्स आ गए, एक O भी आ गया, एक ऑक्सीजन भी आ गया, एक हाइड्रोजन भी आ गया, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए। सो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हुज प्रेजेंस इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी मौजूदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कॉन्फर्स द प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉन्फर्स का मतलब होता है चेंज करना या ऑल्टर कर देना। कॉन्फर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूनिक टू दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम, उस एटम के लिहाज से या उस ग्रुप ऑफ एटम्स के लिहाज से जो आपने अटैच किए। सिंपल वही बात आपसे कह रहे हैं कि कभी भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो और उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करे, चेंज करे, उस ग्रुप को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। आप जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर वाहिद एक ऐसा ग्रुप है जिसे हम कह रहे हैं अल्केन, जिसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अल्केन आपको पता है हम किसे कहते हैं? जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है। अल्केन इज सच अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से अल्केन वो वाहिद ग्रुप है, वो सीरीज है विच डजेंट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन हम उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? उसमें से हम कोई भी चीज़ निकाल दें, और उसमें हम कोई भी चीज़ निकालेंगे तो वो मेनली हाइड्रोजन ही होती है। हाइड्रोजन को निकाल के हम कोई और चीज़ प्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो सपोज़ अगर मैं आपसे बात करूं CH4 की, CH4 मीथेन को कहते हैं। ठीक है, मीथेन जो है आपके पास एक अल्केन है। ठीक है, एक अल्केन है, इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से मैंने अल्केन को निकाल दिया, जैसे सॉरी हाइड्रोजन को निकाल दिया। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमने हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया है। तो क्योंकि रिमूव कर रहा हूँ इसलिए हम लिख देते हैं -H हाइड्रोजन। ठीक है, और जब आप इसमें से हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या आपके पास? CH3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं CH3। अच्छा, फिर प्लस, आप इसमें आप कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने H निकाल के OH लगा दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे H को रिमूव करके OH ऐड कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इस अल्केन के अंदर से, इस मीथेन के अंदर से हाइड्रोजन को निकाला, और हाइड्रोजन को निकालने के बाद आपने OH ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ज़ाहिरी बात है CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा जाके? OH ग्रुप। तो हम यहाँ पे OH ग्रुप को मेंशन कर देते हैं। अब ये जो OH ग्रुप लगा है ना, इस OH ग्रुप लगने की वजह से इस पूरे मीथेन की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, और अब ये मीथेन भी नहीं रहा, अब ये मिथाइल एल्कोहल बन गया है। ये इसकी पूरी क्लास ही अलग हो गई है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की सब कुछ चेंज हो चुका है। तो अल्केन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन अल्केन के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस जरूर कर सकते हैं। कैसे? उसमें से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी भी एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने हाइड्रोजन को निकाल के OH ग्रुप लगा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरे कंपाउंड को अब जो कंट्रोल कर रहा है वो OH ग्रुप कर रहा है। इसकी वजह से हम इस OH ग्रुप को नाम दे देंगे फंक्शनल ग्रुप का। मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं आपको बाय वर्डिंग से भी समझा देता हूँ। लिखा हुआ है व्हेन द हाइड्रोजन एटम्स इज सब्स्टिट्यूटेड, जब भी हम हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब एक चीज़ को निकाल के किसी दूसरी चीज़ को ऐड कर देना, बाय सम अदर ग्रुप, तो फिर फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे डेवलप हो जाता है। लिखा हुआ यही है, फंक्शनल ग्रुप इज डेवलप्ड। आगे चलिए,
उसके बाद लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन्स मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। अब ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं पोली फंक्शनल कंपाउंड्स। ठीक है, पोली का मतलब ही मैनी होता है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर एक कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अभी अगर मैंने CH4 की बात की थी, तो इस CH4 के अंदर, फॉर एग्जांपल इस CH4 के अंदर मैंने एक हाइड्रोजन निकाल के OH लगा दिया, एक फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। एक और हाइड्रोजन निकाल के मैं Cl लगा दूं, अब एक और फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पोली फंक्शनल कंपाउंड। लेकिन याद आप ये रखिएगा कि जितने भी उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें से डोमिनेटिंग सिर्फ एक ही होगा। ऐसा नहीं कि सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो है वो कंपाउंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होगा वो उस कंपाउंड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, वो आपसे यही कह रहा है कि वन फंक्शनल ग्रुप कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ और ये चीज़ आपके आगे भी काम आएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड। ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है आपके पास डबल बॉन्ड, ये तो हो गया पहला फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इसी के साथ आपके पास इसी कंपाउंड के अंदर एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी है, और ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप जस्ट सपोज आपके पास है Cl, क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, अब दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है और एक क्लोरीन भी आ रहा है। अब ज़ाहिर है इन दोनों में से डोमिनेटिंग तो एक ही होगा, तो इनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो डबल बॉन्ड होता है। इसका मतलब क्लोरीन की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही होंगी, लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से पूरे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होंगी, और डबल बॉन्ड यहाँ पे पूरे कंपाउंड को कंट्रोल करेगा रिएक्शंस के लिहाज से। अच्छा, इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है जिसके अंदर आपके पास डबल बॉन्ड है, और अब डबल बॉन्ड के साथ आपके पास उस कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप है। ठीक है, पहले आपके पास Cl था, अब आपके पास OH ग्रुप है। तो अगर कभी किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी है, याद रखिएगा OH ग्रुप यहाँ पे डोमिनेटिंग होगा। OH ग्रुप डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पूरे कंपाउंड को OH ग्रुप कंट्रोल कर रहा होगा। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा डबल बॉन्ड ही कंपाउंड को कंट्रोल करे, डिपेंड करता है कि दोनों कंपाउंड दोनों ग्रुप्स में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। जो दोनों ग्रुप में से स्ट्रॉन्ग है वो पूरे कंपाउंड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, केसेस देख लेते हैं डबल बॉन्ड्स के, सॉरी फंक्शनल ग्रुप्स के। यहाँ पर आपको दो केसेस नज़र आ रहे हैं, एक में कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, और एक में कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। इनके नाम आप ऑलरेडी जानते ही हैं, तो मुझे कुछ इतना खास बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो बेटा उसे हम अल्केन्स कहते हैं, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, सॉरी अल्कीन्स कहते हैं उसे हम। और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम अल्काइंस कहते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप बायोपिक नेमिंग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर की। अच्छा, नई बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अल्कीन्स और अल्काइंस को एक साथ पढ़ना, आप चाहें कि भाई कोई एक ऐसा नाम जो कि जिसमें अल्कीन्स भी कवर हो जाएं और जिसमें अल्काइंस भी कवर हो जाएं, तो इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं अनसेचुरेशंस। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं अनसेचुरेशन की। ठीक है, अनसेचुरेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अनसेचुरेशन की डेफिनेशन ये होती है कि जब भी कार्बन की सारी वैलेंसीज, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम से पूरी नहीं होती, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अनसेचुरेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, एक कार्बन से अटैच है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, एक वैलेंसी तो अलग एटम से अटैच हो गई, लेकिन दूसरा बॉन्ड भी उसी एटम से ही जुड़ रहा है। इसका मतलब कार्बन की यहाँ पे दो वैलेंसीज एक ही एटम के साथ जस्टिफाई हो रही हैं, इसलिए आप इसे कंपाउंड को सेचुरेटेड नहीं कहेंगे, आप इस कंपाउंड को अनसेचुरेटेड कहेंगे। सो अनसेचुरेटेड या अनसेचुरेशन हम ऐसी कंडीशन को कहते हैं, अनसेचुरेशन हम एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें कार्बन की सारी वैलेंसीज अलग अलग एटम से जस्टिफाई नहीं होती। ठीक है, अगर कार्बन चारों बॉन्ड अलग अलग एटम से बनाएगा तो आप उसे कहेंगे सैचुरेटेड, और अगर कार्बन पूरे चारों तरफ अलग अलग एटम से नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर आप उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड। तो यहाँ भी कार्बन की दो वैलेंसीज एक ही एटम से पूरी हो रही हैं।
यहाँ देखें कार्बन की 3 वैलेंसीज एक ही एटम से पूरी हो रही हैं, तो ये दोनों केसेस अनसेचुरेशन के हैं। सो अल्कीन्स और अल्काइंस को हम कलेक्टिवली अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम कुछ और केसेस भी देख लेते हैं। अच्छा, अगर कार्बन के साथ सॉरी, ये आर जहाँ भी लिखा हुआ होगा आपके पास समझ जाएगा कार्बन की चेन की बात हो रही है। तो आपके पास सेंटर में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ लेफ्ट और राइट देखें, यहाँ भी कार्बन है। आर का मतलब कार्बन की चेन, अल्काइल ग्रुप कार्बन की चेन को कहते हैं। यहाँ भी कार्बन की चेन है, यहाँ भी कार्बन की चेन है, बीच में ऑक्सीजन है। तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड आपको नजर आएगा तो उस कंपाउंड को आप ईथर कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है। अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप्स आपने सारे याद रखने हैं, ये चैप्टर 9 के अंदर हम बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से आर के साथ अगर ओ एच है, आर का मतलब कार्बन की चेन, तो जब भी कार्बन की चेन के साथ ओ एच ग्रुप मेंशन होगा तो आप उसे अब बोलेंगे एल्कोहल। यहाँ भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्कोहल है। इसी तरह से अगर कार्बन के साथ एक्स अटैच होगा, आर का मतलब कार्बन की चेन, एक्स का मतलब हेलोजेंस। हेलोजेंस के अंदर क्लोरीन भी आ जाता है, ब्रोमीन भी आ जाता है, आयोडीन भी आ जाता है। तो कोई इसके आप तो इसे हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं हेलाइड्स। तो इसे आप पढ़ाएं, ऐसे आप पढ़ेंगे अल्काइल हेलाइड। तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो हेलाइड है, तो इसका पूरा नाम अल्काइल हेलाइड पढ़ा जाता है। एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। इसी तरह से अगर आपके पास NH2 लगा हुआ है कार्बन के साथ तो उसे हम कहते हैं अमाइन। ठीक है, और अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी क्लास ली हो आईपिक नेमिंग वाली, जिसमें मैंने अमाइंस की आईपिक नेमिंग कराई थी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर NH2 के सिर्फ एक ही साइड पे कार्बन लगा हुआ है तो फिर आप उसे कहते हैं प्राइमरी अमाइन। तो आप इसे प्राइमरी अल्काइल अमाइन भी कह सकते हैं। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपने याद रखने हैं। इसी तरह से हम कुछ और केसेस भी देख लेते हैं। ये थोड़े से मुश्किल केसेस हैं लेकिन सारे के सारे ऑलमोस्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं चैप्टर 9 के अंदर। अगर आपके पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये देख रहे हैं आप ये वाला केस, इसको साइड में कर देता हूँ मैं। अगर आपको मैं मेंशन करूँ यहाँ पे, ये ये देख रहे हैं कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा के आपके पास ऑक्सीजन है, ये वाला ग्रुप कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन है। बेटा जब भी कोई ऐसा ग्रुप होता है तो इस ग्रुप को हम किसका नाम देते हैं, इस ग्रुप को हम कार्बोनाइल ग्रुप का नाम देते हैं। अब आपको इसे पढ़ना आना चाहिए, जब भी अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, आप चाहें तो साथ साथ उतार सकते हैं। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप के अगर एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ कार्बन की चेन है तो उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, अगर कार्बन के कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन है और दूसरी तरफ कार्बन है, कभी कभी हाइड्रोजन भी होता है। सो आपने याद रखना है कि एटलीस्ट एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बेटा जब भी कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन होता है तो उस ग्रुप को हम कहते हैं एल्डिहाइड। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको पहचानना आना चाहिए, कम से कम एल्डिहाइड और कीटोन को पहचान लीजिएगा। आगे हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ने, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो मे भी शायद वहाँ पे नीड पड़े हमें। ठीक है, जब भी कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ हाइड्रोजन है तो आप उस ग्रुप को किसका नाम दे देते हैं, आप उस ग्रुप को एल्डिहाइड का नाम देते हैं। इसी चीज़ को आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आर है कार्बन की चेन और उसके बाद देखें ये CHO है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया CHO। फिर देखें दोबारा कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के अब दोनों तरफ कार्बन है, तो ऐसे ग्रुप को हम किसका नाम देते हैं, ऐसे ग्रुप को हम कीटोन का नाम देते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ऐसे ग्रुप को हमने कीटोन का नाम देना है। जब भी कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन है दैट इज एल्डिहाइड, जब भी कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है तो आप उसे क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। और इसे हम अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, आर, उसके बाद CO है तो मैंने यहाँ पे CO मेंशन कर दिया, फिर आपके पास आर है तो मैंने यहाँ पे आर मेंशन कर दिया। इसी तरह से अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन है लेकिन एक तरफ आपके पास OH है तो आप इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाए जाते हैं। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि ये आपने चैप्टर 9 में बहुत डिटेल में पढ़ने टॉपिक सारे के सारे।
अब इसी तरह से ये कोशिश कीजिएगा, ये याद कर लें, ये आपके ऑलमोस्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएंगे। कार्बोनिल ग्रुप के अगर एक तरफ कार्बन है और एक तरफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, तो ऐसे कंपाउंड को हम ईस्टर कहते हैं। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईस्टर है। ये देख लें, इसे हम कैसे लिखेंगे, ये आर हमने लिख दिया, उसके बाद ये दो ऑक्सीजन हो गए तो हमने लिख दिया C, और फिर आर था तो मैंने यहाँ पे आर मेंशन कर दिया। इसी तरह से आपके पास क्या है, RCONH2। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन की चेन हो और एक तरफ आपके पास NH2 ग्रुप हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं अमाइड। ठीक है, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स थे, ये वो फंक्शनल ग्रुप थे जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो फेडरल बोर्ड में इंक्लूड हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब भी आप एम के टिकट की तैयारी करेंगे जहाँ से भी, तो वहाँ पे आपको बताए जाएंगे, क्योंकि एम के टिकट में थोड़ा बहुत पोर्शन फेडरल बोर्ड का भी आता है। तो फिलहाल सिंध बोर्ड तो आप अपना स्ट्रांग रखें, खासतौर पे उन्हें जिन्हें आगे यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं आइसोमेरिज्म को। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरिंग in structural formula due to arrangement of atoms और groups are called isomers। लेकिन उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है उनकी अरेंजमेंट की वजह से, उसे हम कहते हैं आइसोमर्स, और ये फिनोमेना कहलाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स का बनना आइसोमेरिज्म कहलाता है। वो आपसे कह रहा है दो ऐसे कंपाउंड्स हैं, तो अभी हम एग्जांपल्स में डिटेल में पढ़ेंगे। वो आपसे कह रहा है कि दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूले में क्या फर्क है। दो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप नाम देते हैं आइसोमर्स का। ठीक है, और ये आइसोमर्स का बनना क्या कहलाता है, या इसमें आइसोमर्स की कन्वर्जन क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम इसकी टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी हमारे पास चार टाइप्स हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली। वैसे इसकी 17 टाइप्स हैं, और जब हम एम के टी गेट पढ़ रहे होते हैं तो हमें काफ़ी सारी पढ़ाई जाती हैं, ऑलमोस्ट 7 to 8 तो मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि फेडरल बोर्ड में इंक्लूड है। तो फिलहाल हम यहाँ पे तो आज हम चार ही पढ़ेंगे। चेन आइसोमेरिज्म क्या है, मैं पहले आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बेटा फॉर एग्जांपल, एक सेकंड दें मुझे ज़रा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे 5 कार्बन की बात करता हूँ, मैं 5 कार्बन को अटैच करना स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और बात सीख लीजिए आप, कार्बन की वैलेंसी होती है 5, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इसका वैलेंसी का मतलब ये है कि कार्बन टोटल बॉन्ड्स कितने बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे हम वैलेंसी को भी जस्टिफाई कर देते हैं साथ साथ। देखें, पहले वाले कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो पहला वाला कार्बन देखें सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, ऐसा ही है, पहला वाला कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इसकी चार में से एक वैलेंसी जस्टिफाई हो गई है लेकिन 3 रह गई हैं। तो जितनी वैलेंसीज रह जाएंगी वहां पे आप हाइड्रोजन लगा देंगे, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आने चाहिए। इस वाले कार्बन को देखूं तो ये वाला कार्बन पीछे भी जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा हुआ है, तो मतलब दो तरफ से जुड़ चुका है, दो तरफ से रह गया, टोटल 4 होते हैं बॉन्ड्स, तो इसके साथ अब 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला कार्बन भी बैक साइड से भी जुड़ा हुआ है और आगे से भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड इसके रह गए, तो 2 हाइड्रोजन आप लगा देंगे। इसी तरह से ये कार्बन भी पीछे भी जुड़ा हुआ है, आगे भी जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 रह गए, तो यहाँ भी आप CH2 लगा देंगे। और ये वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो ये देखें, ये आगे तो किसी से नहीं जुड़ा हुआ लेकिन पीछे एक बॉन्ड बना रहा है, तो 4 में से एक बॉन्ड बना लिया, कितने रह गए, 3। इस केस को अगर मैं देखूं तो सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट लगे हुए हैं। अच्छा, ये आईयूपीएक नेमिंग नहीं है, ये कॉमन नेमिंग है, तो आप इसे आईयूपीएक नेमिंग से कंपेयर नहीं कीजिएगा, थोड़े से रूल्स यहाँ पे चेंज होंगे। तो अगर सारे के सारे कार्बन सी स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं एन। ठीक है, और टोटल कार्बन आपके पास कितने हैं, 5 है, तो 5 के लिए आप यूज करते हैं पेंट, और क्योंकि इन सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो गया, एन पेंटेन। ठीक है, अच्छा, इस एन पेंटेन ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देता हूँ।
आप काउंट कर लीजिए कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कार्बन की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक है। हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन 3 और 2 5, फिर 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 12 है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला था, और अगर हम इसे कलेक्टिवली लिख दें तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरह से अगर हम एक और स्ट्रक्चर को देखें, फॉर एग्जांपल अब की दफ़ा मैं चेन के अंदर सिर्फ 4 कार्बन बना रहा हूँ। एक कार्बन, ये आ गया दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन। और एक कार्बन में जाके लगा देता हूँ ऊपर। ठीक है, इसे हम अभी अटैच कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बॉन्ड है, वो आप सपोज कर लीजिएगा कि यहाँ पे एक बॉन्ड लगा हुआ है। इसे अगर मैं लगाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल ये समझ जाइएगा कि एक बॉन्ड लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं हाइड्रोजन को। ये वाले कार्बन को अगर हम देखें तो ये वाला कार्बन सिर्फ नीचे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 4 में से एक बॉन्ड बना लिया, 3 अभी भी रह गए, तो यहाँ पे मैं H3 लिख देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला कार्बन भी सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, 3 रह गए, तो यहाँ पे H3 लिख देते हैं। ठीक है। अगर हम सेंटर वाले कार्बन को देखें, ये वाले इस कार्बन को, तो ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक पीछे, एक आगे और एक ऊपर। 3 बना लिए, सिर्फ एक रह गया तो H लिख दूंगा। इसी तरह से इसके आगे वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक तो अपने पीछे बॉन्ड बना रहा है और एक अपने आगे बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल 2 बॉन्ड हो गए, 2 रह गए, तो यहाँ पे H2 लिख देंगे। इस तरह से लास्ट वाला कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है पीछे। ठीक है, इसका मतलब 4 में से इसने एक बॉन्ड बना लिया, 3 रह गए, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा 3। अच्छा, अब अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड के अंदर अभी भी मैं चेन नहीं बना रहा, मैं आयोपिक नेमिंग नहीं लिख रहा है इसकी, मैं इसकी कॉमन नेमिंग लिख रहा हूँ। तो अगर हम इसको देखें तो अभी भी इसमें 5 कार्बन है, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे जो शेप बन रहा है आपके पास, ये जो शेप बन रहा है वो टी शेप बन रहा है। मेरा कर्सर को अगर आपको नजर आ रहा है तो देखें, ऐसे है, एक स्ट्रेट लाइन है, और उससे ऊपर एक ब्रांच निकली हुई है। तो कभी भी अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो उसके लिए हम आइसो की प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आइसो। टोटल 5 कार्बन थे, तो अभी भी हम क्या लिख देंगे, पेंटेन। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना चाहूँ तो आप काउंट कर लीजिए, अभी भी 5 कार्बन है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, C5। हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं, ऊपर 3 है, यहाँ भी 3 है, 6 हो गए, 7, ये 2, 9, 9 और 3 तो 12। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको पढ़ाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं चीन के अंदर सिर्फ 3 कार्बन ले लेता हूँ। ठीक है, और एक कार्बन अब मैं ऊपर लगा देता हूँ, और एक कार्बन में जो है वो नीचे लगा देता हूँ, और इनको अटैच कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम इसको अटैच कर देते हैं। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। ऊपर वाले अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो ऊपर वाला कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हम कितने हाइड्रोजन लगा देंगे, टोटल 3। अच्छा, इसी तरह से ये वाला कार्बन भी सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, देखें आगे, और ये वाला कार्बन कहीं बॉन्ड नहीं बना रहा, तो यहाँ भी मैं CH3 लिख दूंगा। अगर मैं ये वाले कार्बन की बात करूँ तो ये वाला कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन देखें, एक बॉन्ड ऊपर बना रहा है, एक बॉन्ड पीछे बना रहा है, एक बॉन्ड सामने बना रहा है, एक बॉन्ड नीचे की तरफ बना रहा है, पूरे 4 बॉन्ड बना रहा है। तो इसके साथ हम कोई हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी बॉन्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट है, वैलेंसी ऑलरेडी जस्टिफाई है। यहाँ पे अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है पीछे, तो यहाँ पे मैं H3 लिख देता हूँ। इसी तरह से अगर हम नीचे वाले कार्बन की बात करें तो ये भी देखें सिर्फ ऊपर ही जुड़ा हुआ है और कहीं से नहीं जुड़ा हुआ, तो यहाँ भी मैं क्या लिख देता हूँ, H3। अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जिसके अंदर देखें अभी भी आपके पास टोटल 5 ही कार्बन है, लेकिन अब अगर आप शेप देखें तो आपके पास प्लस की शेप बन रही है। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और
कभी भी अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो फिर आप उसके साथ कौन सी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, न्यू की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू। और टोटल कार्बन कितने हैं, अभी भी 5, तो हम लिख देते हैं पेंट। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लगा देते हैं एन। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करूं तो देखिए टोटल कार्बन तो अभी भी आपके पास 5 ही हैं, तो C5। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3। यहाँ पर भी 3 है, 6 हो गए। यहाँ पे भी 3 है, 9। यहाँ पर भी 3 है, कितने हो गए, 12। अभी भी हाइड्रोजन 12 ही है। तो ये 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, देखिए तीनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। ऐसा ही है, यहाँ पे सारे कार्बन सीधे लगे हुए हैं, यहाँ पे एक कार्बन ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे दोनों कार्बन ऊपर, एक ऊपर लगा हुआ है एक नीचे लगा हुआ है। तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। लेकिन जब मैं इसे कंबाइन करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लेके आ रहा हूँ तो देखें सबका आंसर C5H12 आ रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। क्योंकि कार्बन की चेन अलग है, सिर्फ कार्बन की चेन में फर्क है, कार्बन के एटम्स में फर्क है, इसलिए ये आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, ये आइसोमर्स कहलाएंगे चेन आइसोमर्स। यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन मेंशन है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफर इन चेन ऑफ कार्बन एटम, लेकिन कार्बन एटम की चेन क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ भी देख लें कार्बन एटम की सारी चेन्स अलग अलग हैं। तो उन्हें आप किसका नाम देते हैं, स्केलेटल आइसोमर्स का, एक दूसरे के। और ये ग्रुप फॉर्मेशन या फिर फिनोमेना क्या कहलाता है, चेन आइसोमेरिज्म। इनका बनना चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है। याद आप ये रख लीजिएगा बेटा कि चेन आइसोमेरिज्म को हम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म को हम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। दोनों के एक ही नाम है, दोनों के एक ही मतलब है। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अपनी। नेक्स्ट टाइप आपसे कह रही है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट हैविंग डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन जिनकी डिफरेंट पोजीशन होती है फंक्शनल ग्रुप की, आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। वो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं और एक ग्रुप फॉर्मेशन कहलाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 कार्बन है, ठीक है। जैसे सपोज मेरे पास 3 कार्बन है, ठीक है। और पहले वाले पे मैं लगा देता हूँ Cl। जैसे सपोज पहले वाले पे हम लगा देते हैं Cl, Cl का मतलब क्लोरीन। और इसे बॉन्ड से अटैच भी कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने अटैच कर दिया। हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए बेटा। यहाँ पर ये वाला कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड ऊपर बना रहा है, एक बॉन्ड आगे बना रहा है, सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे 2 मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आगे वाले कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन भी एक बॉन्ड पीछे बना रहा है, एक बॉन्ड आगे बना रहा है, तो यहाँ भी हम 2 मेंशन कर देंगे। इसी तरह से अगर हम आगे वाले कार्बन की बात करें तो वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है पीछे, आगे तो उसके कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे H3। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूं तो क्या निकलेगा, टोटल कार्बन आपके पास कितने हैं, 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे C3। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 2, 2 4 और 3 7, तो हम लिख देंगे H7। क्लोरीन आपके पास एक ही है तो हम यहाँ पे लिख देंगे Cl। अच्छा अब इसका नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपके पास जो Cl है वो लगा हुआ है 1 वाले कार्बन पे, ऐसे ही तो आप इसे क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। आप इसे लिख देंगे 1 क्लोरो। क्लोरीन के लिए हम क्लोरो के प्रीफिक्स यूज करते हैं, सो 1 क्लोरो। टोटल कार्बन कितने हैं, 3, 3 के लिए हम लिखते हैं प्रोप, आइपिक नेमिंग आपने पढ़ी हुई है। सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एन, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। ये चैप्टर 8 का नोमेनक्लेचर है, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसी तरह से अगर मैं एक और कंपाउंड लूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी भी इसके अंदर 3 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। और अब मैं क्लोरीन लगा देता हूँ सेकंड वाले कार्बन पे, ठीक है। और हम इसे बॉन्ड से अटैच भी कर देते हैं, ठीक है। ये वाले कार्बन की अगर मैं बात करूँ आपसे तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे हम कितने हाइड्रोजन लगा देंगे, 3। इसी तरह से अगर हम इस सेंटर वाले कार्बन की बात करें तो ये सेंटर वाला कार्बन सिर्फ सिर्फ नहीं बल्कि 3 बॉन्ड बना रहा है, एक पीछे भी बना रहा है, एक आगे भी बना रहा है और एक ऊपर भी बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बचा है जो हाइड्रोजन पूरा कर देगा। और आगे वाले कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है जो कि पीछे बन रहा है बस। तो 4 में से एक बना रहा है, इसका मतलब कितने रह गए, 3। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे H3।
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं। टोटल कार्बन आपके पास कितने, 3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं C3। टोटल हाइड्रोजन कितने, 3 और एक 4 और 3 7, तो हम लिख देते हैं H7। क्लोरीन आपके पास अभी भी एक ही है, Cl। तो यहाँ पे अभी भी आप देखें दोनों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है। देख रहे हैं, पहले CH2 था, यहाँ देखें पहले CH3 है। फिर पहले वाले कंपाउंड में आपके पास CH2 है, यहाँ पे क्या है देखें CH है। तो अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स को देखें तो इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है। पहले फंक्शनल ग्रुप 1 पे लगा हुआ था, अब फंक्शनल ग्रुप 2 पे लगा हुआ है। इसका नाम भी लिख देते हैं साथ साथ, क्योंकि अब क्लोरीन 2 पे लगा हुआ है तो उसका आप नाम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। सेकंड पे लगा हुआ है इसलिए 2 क्लोरो। अभी भी टोटल कार्बन कितने हैं, 3। 3 के लिए आप लिखते हैं प्रॉप, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन लिख देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बस सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है। तो कभी भी अगर आइसोमर्स बन रहे हैं और उन आइसोमर्स बनने का पर्पस ये है क्योंकि उनकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, तो ऐसे आइसोमर्स को आप कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। और ये फिनोमिना या इनका बनना क्या कहलाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब हम अपनी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अच्छा, एक बात और याद रख लीजिएगा कि पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम रीजियो आइसोमेरिज्म्स भी कहते हैं, REGIO, रीजियो। और आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म भी इनको कहते हैं। तो इनका एक नाम पोजीशन आइसोमेरिज्म है और एक इनका नाम है रीजियो आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है, दो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। पहले क्या था, फंक्शनल ग्रुप सेम थे लेकिन उनकी पोजीशन अलग थी। अब क्या है, अब दोनों कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा। इसको मैं आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो आप भी इसे साथ साथ ड्रॉ कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 कार्बन लेता हूँ, ठीक है, और लास्ट वाले कार्बन के ऊपर मैं कार्बोनाइल ग्रुप लगा देता हूँ। ऑक्सीजन लगा दी, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हम कार्बन को बैलेंस कर देते हैं। कार्बन की टोटल वैलेंसी होती है 4। यहाँ पे देखें कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे मैं 3 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे कार्बन जो है वो, बीच वाला कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो बीच वाला कार्बन आपके पास सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा है, एक पीछे और एक आगे। तो इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, इसके साथ भी हम 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। इसी तरह से अगर मैं लास्ट वाले की आपसे बात करूं तो लास्ट वाला कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड आगे की तरफ बना रहा है, 2 बॉन्ड ऊपर बना रहा है। टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 3। सिर्फ एक ही बॉन्ड बचा है, तो आप यहाँ पे डैश लगा दीजिए। अच्छा, आपकी मर्जी है, आप क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है और कॉर्नर पे, तो आप इसके बीच में डैश भी डाल सकते हैं, और ये आपके ऊपर है, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब इसी का हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब मैं जो कार्बोनिल ग्रुप है, अब वो मैं कार्बोनिल ग्रुप लगा देता हूँ सेकंड वाले कार्बन पे। पहले मैंने कहाँ लगाई थी, पहले मैंने जो कार्बोनिल ग्रुप लगाया था, वो कार्बोनिल ग्रुप मैंने आखिरी वाले कार्बन पे लगाया था। अब ये कार्बोनिल ग्रुप मैं बीच वाले कार्बन पे लगा देता हूँ, ठीक है, और इन्हें हम अटैच कर देते हैं। ये मैंने अटैच कर दिया। अब मैं इसे बैलेंस कर देता हूँ। कार्बन की वैलेंसी अगर हम देखें तो पहले वाले कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे वाले कार्बन की बात करूं तो देखें दूसरा वाला कार्बन एक भी बॉन्ड की इसको नीड नहीं है, एक बॉन्ड पीछे बना रहा है, एक बॉन्ड आगे बना रहा है और 2 बॉन्ड ऊपर बना रहा है। पूरे 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे। आखिरी वाला कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे भी आप H3 मेंशन करेंगे। अब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देते हैं। टोटल कार्बन अगर आप गिने तो 1 2 3, 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं C3। हाइड्रोजन यहाँ पे 3, 2 और 1, टोटल कितने हो गए, 6, तो H6 लिख देते हैं। ऑक्सीजन देखें एक ही है सिर्फ, तो O लिख देते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ भी अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कार्बन 1 2 3, 3 है अभी भी। हाइड्रोजन देखें 3 और 3 6, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं H6, और ऑक्सीजन अब भी एक है। सो अगेन आपको
एक ऐसे कंपाउंड्स मिल रहे हैं जो दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। देख लें, पहले CH3 है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ CH2 है लेकिन यहाँ C है, फिर आखिर में आपके पास CH है लेकिन यहाँ देखें CH3 है। तो दो कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन सेम आ रहा है। तो ये कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स कहलाएंगे। अब ये आइसोमर्स बन क्यों रहे हैं बेटा? ये आइसोमर्स बन रहे हैं, ये आइसोमर्स बन रहे हैं फंक्शनल ग्रुप अलग होने की वजह से। अगर हम इसे पॉइंट आउट करें, फॉर एग्जांपल ये कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप के किसी एक तरफ कार्बन की चेन है और एक तरफ हाइड्रोजन है, तो ऐसे कंपाउंड के लिए हम जो फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं वो एल्डिहाइड है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये एल्डिहाइड है। और यहाँ अगर आप सेकंड वाला केस देखें तो इस केस के अंदर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप के इस साइड पे भी कार्बन की चेन है और कार्बोनिल ग्रुप के इस साइड पे भी कार्बन की चेन है। ऐसे ग्रुप को हम किसका नाम देते हैं? ऐसे ग्रुप को हम कीटोन का नाम देते हैं। सो दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने अलग आ रहा है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ऐसा हो सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसलिए एक के अंदर एल्डिहाइड है, एक के अंदर कीटोन है। अभी मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाए, इस वजह से ये आइसोमर्स क्या कहला रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और ये फिनोमेना क्या कहला रहा है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब हम अपनी लास्ट टाइप पढ़ लेते हैं, मेटामेरिज्म। बेटा मेटामेरिज्म के अंदर क्या होता है? कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका जो है वो अल्काइल ग्रुप उनके पास डिफरेंट आ रहा होता है। इसी एग्जांपल में आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो कार्बन ले लेते हैं, उसके बीच में ऑक्सीजन लगा देते हैं, फिर हम दो कार्बन ले लेते हैं और इसे बैलेंस कर देते हैं। जल्दी कार्बन की वैलेंसी टोटल होती है 4। अब ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, इसलिए 3 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। ये वाले कार्बन को अगर हम देखें तो एक बॉन्ड पीछे बना रहा है, एक बॉन्ड आगे की तरफ बना रहा है, दो बॉन्ड बना रहा है, दो रह गए। फिर उसके बाद अगर हम ये वाले कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन एक बॉन्ड पीछे की तरफ बना रहा है, एक बॉन्ड सामने की तरफ बना रहा है, यहाँ भी दो बॉन्ड्स रह गए, तो हम यहाँ पे भी H2 लिख देते हैं। ये लास्ट वाला कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है बैक साइड पे, तो 3 रह गए, तो यहाँ पे हम CH3 मेंशन कर देते हैं। इसका अगर मैं आपके सामने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालूं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा? टोटल कार्बन आपके पास कितने? 4, तो हम लिख देते हैं C4। हाइड्रोजन आपके पास 3 2 5, फिर 2 है 7 और फिर ये 3 है, तो टोटल हो गया 10। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं H10 और ऑक्सीजन आपके पास एक ही है। अच्छा, सेकंड वाले केस में हम क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल मैं एक कार्बन ले रहा हूँ, उसके बाद ऑक्सीजन ले लेते हैं, फिर उसके बाद 3 कार्बन ले लेते हैं। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। पहला वाला कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल 3 हाइड्रोजन रह गए। सेकंड वाला कार्बन जो आपके पास है वो एक बॉन्ड बैक साइड पे बना रहा है, एक बॉन्ड जो है वो आपके पास सामने की तरफ बना रहा है, तो यहाँ पे हम दो हाइड्रोजन लगा देते हैं। इसी तरह से ये भी एक बैक साइड पे बना रहा है, एक सामने की तरफ बना रहा है, तो यहाँ भी हम दो हाइड्रोजन लगा देते हैं। लास्ट वाला कार्बन आपके पास सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है बैक साइड पे, तो 3 बॉन्ड्स रह गए यहाँ पे, इसलिए हम H3 लगा देते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं। अभी भी अगर आप देखें कंपाउंड के अंदर तो टोटल आपके पास 4 कार्बन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो टोटल हम लिख देते हैं C4। हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 और 3 10। सो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं H10। ऑक्सीजन अभी भी कंपाउंड के अंदर एक ही है, लास्ट में हम मेंशन कर देते हैं O। अगेन दो आपके पास कंपाउंड्स हैं जिन दोनों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, सिर्फ कार्बन की अल्काइल ग्रुप की बेस पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो दो कार्बन है एक साइड पे, और दो कार्बन के लिए जो आप यूज़ करेंगे प्रीफिक्स, वो हम यूज़ करते हैं ईथ की, ठीक है, ईथ की। इसी तरह से यहाँ अगर आप देखें तो CH2 है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर दिया इथाइल। CH3 CH2 के लिए मिथाइल यूज़ करते हैं, आइपिक नेमिंग भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ भी देखें अगर आप तो CH2 है, CH2 CH3 है, तो इसका मतलब यहाँ के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इथाइल। सेंटर में ऑक्सीजन है। मैंने अभी आपको फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की दोनों तरफ आपके पास कार्बन की चेन है तो आप उसे कहते हैं ईथर।
तो हम यहाँ पे लास्ट में मेंशन कर देते हैं ईथर। तो इसका नाम जो हो गया वो इथाइल इथाइल ईथर। तो अगर हम इसे कंबाइन कर दें तो ये दो इथाइल की वजह से हम यहाँ पे लिख देते हैं डाई इथाइल और फिर लास्ट में ईथर। तो एक कंपाउंड आपके पास हो गया डाई इथाइल ईथर। सेकेंड वाले कंपाउंड को अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है CH3। CH3 को हम पढ़ते हैं मिथाइल। फिर आपके पास आ रहा है CH2 CH2 CH3। इस ग्रुप को हम प्रोपाइल कहते हैं, ये भी मैंने आपको आयोपिक नेमिंग में बताया था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोपाइल। और सेंटर में आपके पास ऑक्सीजन है, एक तरफ कार्बन की चेन है, दूसरी तरफ भी कार्बन की चेन है, इसका मतलब ये भी ईथर हो गया। तो इसका नाम हो गया आपके पास मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो एक आपके पास डाईथाइल ईथर है जिसका स्ट्रक्चर अलग है, एक आपके पास मिथाइल प्रोपाइल ईथर है जिसका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है, लेकिन जब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आता है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं मेटामेरिज्म, जिनके अंदर सिर्फ अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस हो। यहाँ पे हमारे पास सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंगली आइसोमर्स का टॉपिक एंड हो गया है। तो इस लेक्चर को फिलहाल हम आज यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोलोगस सीरीज को डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ।